गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। आज हम एस्टेट पीजीटी फिजिक्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए हुए थे कि सर एस्टेट पीजीटी फिजिक्स पे आप एक कंप्लीट क्लास बनाइए जिसमें हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में जान सकें, कैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ और फर्दर उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सिलेबस है, कंटेंट आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी स्पेशली फिजिक्स की, ये काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है। सो आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो आपने इस क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस क्लास का एक एक जो मिनट है आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। जो भी कंटेंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बड़ी मेहनत से मैंने ये क्लास तैयार किया है। होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको वो कॉन्फिडेंस मिल पाएगा जिसकी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। और जितनी मेहनत से मैंने ये क्लास तैयार किया स्पेशली, और वो एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, वो एक क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम के बारे में। हमको अपना जो थॉट प्रोसेस है या अपना जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो चेंज करना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो एग्ज़ाम की हमारी डिमांड है वो है कॉम्पिटिटिव। सो उसी मेहनत से और उसी डेडिकेशन के साथ मैंने ये क्लास तैयार किया। फर्दर अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, ताकि टीचिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहें। फर्दर आपने इस क्लास को ना मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब जितना वो कहते हैं ना कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम, सो आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया आज का। आपने बड़े ही पेशेंस के साथ इसको सुनना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2024, इसमें जो प्रिपरेशन की हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले मैं कुछ ना की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इस क्लास के रिगार्डिंग। कुछ की पॉइंट्स हैं और फिर हम बारी बारी से एक एक पॉइंट्स को ना एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्या है कि हम नेचर ऑफ एग्जाम को डिस्कस करेंगे इसमें। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जाम? एग्जाम का नेचर कैसा आ रहा है? स्पेशली लास्ट 6 ईयर से जो एग्जाम आ रहा है वो कॉम्पिटिटिव मोड में आ रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल है वो टोटली कॉम्पिटिटिव है। आप ये सिंपल ये नहीं कह सकते कि आप जो अगर कोई आप ना स्कूल में या कॉलेज में टीच करता है, जो आप उसका ना एक बोर्ड के रिगार्डिंग जो आप सिलेबस टीच करते हो, सिर्फ उतना सिलेबस टू द पॉइंट जो सिलेबस होता है कि उसमें थ्योरेटिकल कंटेंट और कुछ आपने एप्लीकेशन पढ़ ली, अगर आपकी उस पर कमांड है, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एग्ज़ाम की हमारी डिमांड है कॉम्पिटिटिव नेचर की। सो हम एग्ज़ाम का जो नेचर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। रिक्वायरमेंट में हम यही बात करेंगे कि जो बेसिकली क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव नेचर के आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसे हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और कैसे हम उनको ट्रिकी वे में सोल्व कर पाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस का डिस्कशन रहेगा इस क्लास में। और स्पेशली ये क्वेश्चन था काफ़ी स्टूडेंट का कि सर पीजीटी फिजिक्स के लिए कोई स्पेशल बुक बताइए जिससे हम फिजिक्स का कंटेंट अच्छे से तैयार कर पाएँ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक जो फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए है, स्पेशली पीजीटी फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो आपका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिक्स के अलावा जो आपका ना जनरल सेक्शन बनता है, फिजिक्स का हमारा कंटेंट होता है एस्टेट में 60 मार्क्स का। उसके अलावा जो आपका जनरल सेक्शन होता है 90 मार्क्स का। उसके लिए इंडिविजुअल टॉपिक वाइज मैं आपको ना बेस्ट बुक बताऊंगा
नेक्स्ट वन इज सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। सेक्शन वाइज एनालिसिस का क्या मतलब है? जो लास्ट के 6 ईयर है, 6 ईयर एग्जाम का मतलब है 2018 से 2023 तक एस्टेट का जो एग्जाम है उसका लेवल ना, अगर आप देखोगे ना 2018 में ही एस्टेट का लेवल और उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस का लेवल इतना बढ़ा दिया गया, उसको कॉम्पिटिटिव नेचर का बना दिया गया, एग्जाम की डिमांड टोटली चेंज हो गई। सो उसका हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे कि भाई फिजिक्स की कौन कौन सी फील्ड से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैकेनिक्स हो गया आपके पास, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, फर्दर मॉडर्न फिजिक्स का क्या कंटेंट रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या कंटेंट रहता है। हाउ टू स्कोर 40+ इन फिजिक्स। फिजिक्स में 40+ स्कोर करना स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि एवरेज जो स्कोर है, अब अगर आपने एस्टेट में पिछले 2 या 3 साल से अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आप जानते हो कि आप ना स्पेशली फिजिक्स में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो उस स्कोर को इंप्रूव करके ना 40 या उसके नेबरहुड तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। डेफिनेटली इस लेवल में आप स्कोर कर सकते हो। सो उसकी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। हाउ टू स्कोर 100+ इन द एस्टेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम ओवरऑल। अब अगर आप बात करो एस्टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका है 90। हाँ, कुछ जैसे कैटेगरीज के लिए वो 82 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेसिकली अगर आप ना टू द पॉइंट की जितने मार्क्स में एग्जाम आपको क्वालिफाई होगा, अगर एग्जैक्टली आप उतने नंबर की तैयारी करोगे तो वहां पे ना एक श्योरिटी वाली बात नहीं होती कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको उसमें एटलीस्ट ना 10 to 15 मार्क्स एडिशनल मेहनत करने की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर आप ना एग्जैक्टली 90 मार्क्स का ही करके जाते हो कंटेंट, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो सारे करेक्ट होंगे। तो इसलिए एटलीस्ट हमको ना 100+, एटलीस्ट 100 एक ऐसा नंबर है जो सेफ नंबर कहा जा सकता है एस्टेट में। हालांकि ये एक ना क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये कॉम्पिटिटिव, मैं इसको ना 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कंपटीशन का क्या मतलब है एस्टेट एग्जाम के रिगार्डिंग, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये इतने सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलिए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, या कुछ इस एग्जाम के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट के 4 to 5 ईयर से, उसके बेसिस पे मैंने ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया। नेक्स्ट वन इज, अगर आप एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, अगर आप एस्टेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हो डेडिकेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, तो आपके लिए मेरा ये सजेशन है कि आपको ना एस्टेट के लिए एक कोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से ना एग्जाम का लेवल है, जो एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से, हालांकि ठीक है जैसे सेल्फ स्टडी से आप एफर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ना वेल डिफाइंड एक कंप्लीट उसका पैकेज मिल जाए जिसमें आपको ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन एनालिसिस भी करवाया जाए, सो आपको उस डायरेक्शन में भी काम करने की ज़रूरत है। सो हम आपके लिए लेके आए हैं एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स। ये हमारे प्ले स्टोर पे जो ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके ना की पॉइंट्स क्या है एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के, जो हम कोर्स लेके आए हैं आपके लिए। इसमें हम ना कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ साथ। फिजिक्स का जो आपका टोटल सिलेबस है +1 और +2 का, जितने भी उसके यूनिट्स हैं उनकी हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे। और साथ में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपका ना न्यूमेरिकल रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनकी डिमांड नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि भी बिल्कुल भी नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब 90% क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इस कोर्स में आपके लिए क्या क्या अवेलेबल रहेगा, पीजीटी फिजिक्स की जो कंप्लीट थ्योरी है वो अवेलेबल रहेगी, साथ के साथ हमने न्यूमेरिकल सेक्शन पे मेन फोकस किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही आप ना अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। आपकी क्वेश्चन पे कमांड बढ़ेगी, आपकी कंसेप्ट पे कमांड बढ़ेगी, आप उसको क्विकली आप उसको सोचना स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट को कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो किस कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ, और मैं उसको ना एज इजी एज पॉसिबल वे में कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं हम। इस कोर्स में आपको ये मिलेगा। सेकंड वन इज फोकस ऑन द कंसेप्ट बिल्डिंग। ये हमारा जो कोर्स है इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कंसेप्ट फॉर्मेशन पे। बेसिकली अगर आप ना साइंस के जो भी सब्जेक्ट है उनमें कंसेप्ट बिल्डिंग
उन सब का बेस रहता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप कैसे उसकी फर्दर एप्लीकेशन को टैकल कर सकते हो, आप कैसे उसकी एप्लीकेशन को एनालिसिस करके और उसको फर्दर सोल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको ना कंसेप्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। तो हमारे इस कोर्स में आपको कंसेप्ट पे आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस। हमारे इस कोर्स में आपको क्या मिलता है, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे। जो हमारा कंप्लीट पीजीटी फिजिक्स का जो बैच है उसमें आपको ना रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे और हम वीक में 2 to 3 क्लासेस लाइव भी इसमें करेंगे। डाउट डिस्कशन ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे ही आपके डाउट होते हैं तो आप मैसेज के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उनको वीकली बेसिस पे एक डाउट सेशन भी हम रखेंगे जिसमें आपके चैप्टर टू चैप्टर और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनको डिटेल में डिस्कशन की जाएगी। ये हमारा सारा का सारा जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, यानी कि एग्जाम की डिमांड को समझते हुए ही हमने ये सारा कंटेंट तैयार किया है। एग्जाम की डिमांड है कंपटीशन, तो हमने कॉम्पिटिटिव नेचर के इसमें न्यूमेरिकल करवाया, थ्योरी का लेवल भी इस तरीके से करवाया कि आपकी जो अप्रोच है ना वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टोटली ही चेंज हो जाए। आप सब्जेक्ट को ना सोचना स्टार्ट करो, आप सब्जेक्ट की एप्लीकेशन पे ध्यान दो। इस तरीके से हमने ये कंटेंट तैयार किया। प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे आपको एस्टेड पीजीटी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रहेगा और इस मंथ के लास्ट तक इसकी जो पेंडिंग वीडियोस हैं वो आपको उसमें अवेलेबल रहेगी। अभी कुछ वीडियोस हैं जो इसमें अपलोड करनी पेंडिंग है। डेली बेसिस पे ना 3 to 4 वीडियोस इसमें ऐड होती चली जाएंगी और इस मंथ के एंड तक आपको ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। इसमें हमने 20% का डिस्काउंट रखा है स्टूडेंट का। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट इसमें रजिस्टर करेंगे उनके लिए 20% का हमने डिस्काउंट रखा हुआ है और वो डिस्काउंट आपका ना सितंबर की लास्ट डेट तक एग्जिस्ट रहेगा। सो आप जितना जल्दी हो सके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे जो मैंने कंटेंट पढ़ाया हुआ है अगर आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं सब्जेक्ट से, आप उसको समझ पा रहे हैं, हमने एप्लीकेशन पे इतना अच्छा काम किया हुआ है, इतनी अच्छी मेहनत की हुई है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये तो था कंप्लीट कोर्स की डिस्कशन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैसे हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें हमारा ना सबसे पहला पॉइंट ये है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जाम। सो नेचर का एग्जाम का क्या मतलब है, नेचर ऑफ द एग्जाम का क्या मतलब है, कॉम्पिटिटिव नेचर। कॉम्पिटिटिव नेचर जो एस्टेड पीजीटी फिजिक्स में लास्ट 6 ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं और अगर आप ना इसकी एनालिसिस करोगे ना, अब मैं ये नहीं बोलता कि आप ना इसके लिए स्पेशली आईआईटीज या नीट के क्वेश्चन उठा के उनको चेक कीजिए, लेकिन जो हमारे एस्टेड पीजीटी फिजिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन तो जो मैंने चेक किया वो ना आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हो, यानी कि एग्जाम की जो हमारी टोटल डिमांड है ना वो ना कॉम्पिटिटिव नेचर बन चुकी है। अब कॉम्पिटिटिव नेचर को मैं ना 2 तरीके से आपको ना समझाना चाहता हूँ। एक तो ना स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे 12th बेसिस पे आईआईटी और मेडिकल वालों के लिए ना नीट का एग्जाम होता है, उस कंपटीशन की अगर बात करो वो एग्जाम क्या होता है कि उसमें ना एक एक नंबर के साथ ना स्टूडेंट की रैंक भी वेरी करती है, क्योंकि उसके बेसिस पे जो फर्दर एडमिशन का प्रोसेस है वो रैंक पे डिपेंड करता है। एक तो वो कंपटीशन हो गया। जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है वो है तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम, क्योंकि आपको पता है आपको ना 90 मार्क्स इसमें सिक्योर करने हैं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ना कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशन है जो वो बेसिकली रैंक के लिए नहीं है, या फिर ना ऐसा भी नहीं है कि भी इसमें हमारे कोई नेगेटिव मार्किंग है कि जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। कंपटीशन का मतलब है कि जो आप ना अगर आपने +1 +2 को जैसे अगर आपने स्कूल में टीच किया हो या बेसिकली आपने एनसीईआरटी या कोई एक फंडामेंटल बुक्स पढ़ी है उसके लिए, सो आप उसके बेसिस पे किस लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो, किस लेवल के क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। क्या आप कॉम्पिटिटिव
आपकी अप्रोच कॉम्पिटिटिव है एग्जाम के बारे में, या फिर आपने टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हो कि हाँ एक पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला मिल गया, उसके बेसिस पे आपने एक एप्लीकेशन चेक कर ली। अब क्या होता है कि एक टॉपिक के ना डिफरेंट एप्लीकेशन एग्जिस्ट करते हैं, आपको ना वो एप्लीकेशन मेन कंसेप्ट के साथ, मेन टॉपिक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन का जो रेंज है वो आपको पता ही है, आप उसको बेसिकली बाउंड नहीं कर सकते हो। यानी कि आपने इस में अगर आप ध्यान दो, जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स तो बेसिकली आपको करने ही पड़ेंगे। न्यूमेरिकल की अगर आप ना रेंज की बात करो तो आप उसको ना कैटेगराइज ऐसे कर सकते हो, एक तो होता है क्वालिटेटिव नेचर, एक होता है क्वांटिटेटिव नेचर। अब क्वांटिटी तो क्या है, क्वांटिटी तो एंडल ऐसा देखा जाए आप कितने भी न्यूमेरिकल कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के। तो हमने ना क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम फिजिक्स को एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स को ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो इनिशियली आपको ना एक कंसेप्ट में कमांड बनाने के लिए क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा इनिशियली। फिर जैसे जैसे आपकी ना कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, फिर आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपको ये लगेगा कि हाँ अब मुझे ना क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। यानी कि एक कंसेप्ट से जुड़ी हुई डिफरेंट पॉसिबल एप्लीकेशन है, उनमें आपने जैसे सबका ना एक या दो न्यूमेरिकल कर लीजिए, फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जुड़े आप ना जैसे 20 या फिर 30 इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए। आपको सिर्फ उससे डिफरेंट एप्लीकेशन देखनी है कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है और कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है और क्या उसके लिए शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल है। सो हमारे जो एग्जाम का नेचर वो है कॉम्पिटिटिव नेचर। ये तो है एग्जाम के नेचर के बारे में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। एग्जाम की हमारी ना मेन रिक्वायरमेंट क्या है जिससे अपना एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठ पाए और एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद ना आपको लगे कि हाँ मेरा ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। सो यहां पे आपको ना दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आपको ध्यान देना पड़ेगा स्पीड पे, प्लस एक आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्यूरेसी पे। स्पीड और एक्यूरेसी का ही सारा का सारा इस पेपर में खेल है। बेसिकली स्पीड से हमारा क्या मतलब है, अब जिस हिसाब से ना फिजिक्स के अगर आप ना मैं 60 क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो हर, क्योंकि ना टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे इस तरीके से जा रहे हैं कि जैसे एक आईआईटी का एग्जाम सेटअप किया हो और है एक ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है ना, एक मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव और एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है उनके बीच का ना गैप खत्म ही कर दिया एक तरीके से, जो एस्टेट का एग्जाम सेट किया जा रहा है जिस तरीके से फिजिक्स का। आपको ना एक तो ना क्वेश्चन को स्पीडली सोल्व करना सीखना पड़ेगा और दूसरा एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आप क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहे हो तो आपका आंसर भी तो करेक्ट आना चाहिए ना। अब जल्दबाजी में मान लीजिए जैसे प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई या कहीं पे डिवीजन की गलती हो गई या फॉर्मूला में आपने मान लीजिए जैसे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, वहां पे ना u की पावर 2 नहीं यूज की। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ना एक्यूरेसी के साथ भी काम करना पड़ेगा और आपको इसमें ना स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपके ना एग्जाम की जो सबसे है ज़रूरी वो एक रिक्वायरमेंट है। और बाकी ये तो है ही है कि भी आपको ना कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है फिजिक्स के अंदर और एग्जाम की नीड को समझते हुए कि एग्जाम की एग्जैक्टली क्या डिमांड है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं अपने कॉन्सेप्ट को, जो आपकी नॉलेज है बेसिकली जो आपने फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ी हुई है, आप उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को आप उस एप्लीकेशन से कैसे कोरिलेट कर पाते हो, उस चीज का एक इसमें आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। अब अगर आप इसके ना सिलेबस की बात करो तो सिलेबस तो आपका ना अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो आपका जो एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम है वो मोस्टली कंसंट्रेटेड है +1 और +2 के सिलेबस से। और ये सिलेबस को अगर आप ना ब्रॉड वे में कैटेगराइज करते हो तो आपकी ना फील्ड, बेसिकली मैंने आपको ना फील्ड्स के नाम बता रहा हूँ जिसमें हमारा ना मेन सिलेबस कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में अपना डायमेंशन एनालिसिस से लेके सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, ग्रेविटेशन, रोटेशन मैकेनिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन, ये सब मैंने इंक्लूड किया है। सेकेंडली प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर जिसके अंदर आप ना इलास्टिसिटी, फर्दर हाइड्रोस्टैटिक,
फर्दर हाइड्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट उसके बाद जो फील्ड बनती है हमारी, वो बनती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें अपना थर्मल एक्सपेंशन स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक हीट स्टडी करते हैं। उसके बाद आप ना जैसे कार्नोट हीट इंजन स्टडी करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सब स्टडी करते हैं। एंड फाइनली अगर मैं +1 की बात करूं तो वहां पे हमारा एक फील्ड रहेगा पेंडिंग, वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन, जिसमें आप ना वाइब्रेशन की बात करते हो, फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात करते हैं, रेजोनेंट वाइब्रेशन की बात करते हैं, डोपलर लॉ स्टडी करते हैं, लेप्लेस करेक्शन स्टडी करते हैं, बीट फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। ये आपका ना कंप्लीट +1 का सिलेबस, जिसको मैंने ब्रीफ में आपको बताया। सेकेंडली अगर आप ना 12th क्लास के सिलेबस की बात करोगे, आप ना सिलेबस को बेसिकली एक तो ना +1 क्लास का हो गया आपका सिलेबस, एक ना +2 क्लास का हो गया। फर्दर जो आपके ना एग्जाम में लेवल, अभी हम ना नेक्स्ट पेज पे उसको डिस्कस करेंगे कि बीएससी और इवन की एमएससी लेवल तक का आपका कंटेंट पूछा जा रहा है, और इनकी बिना एक ना डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको ना इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितने भी बीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, कि कितने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से आपको कवर करने ही करने पड़ेंगे। और उन्हीं से ना बार बार आप देखोगे लास्ट 5 ईयर 6 ईयर की जो कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे, उसमें आप देखोगे कि उन्हीं टॉपिक से ना बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो 12th क्लास के सिलेबस की अगर बात करो, सबसे पहले आपका ना, अगर मैं उसको ना ब्रीफ में बताऊं तो आपका बनेगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर आपका ना इलेक्ट्रोस्टैटिक बनता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करते हैं, गोस लॉ स्टडी करते हैं, फाइनली कैपेसिटर स्टडी करते हैं। सेकंड आपका जो इसमें चैप्टर बनता है वो बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आप ओम्स लॉ स्टडी करते हो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर स्टडी करते हैं, पावर, हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये सब हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें यूनिट है वो बनता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें आप ना बायोट-सैवर्ट्स लॉ स्टडी करते हो। बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बेसिस पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो स्टेट वायर के लिए, सोलेनोइड के लिए, टोरॉइड के लिए, और डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन जो भी बनती है उन सब के लिए। उसके बाद जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम ना एक चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन पे मोशन स्टडी करते हैं, कि अगर वो फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, अगर वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है। सो इस तरीके से। और उसके बाद हमारा आएगा जियोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम एंगल ऑफ डिप स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन स्टडी करेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक स्टडी करते हैं। इसके बाद वाली आपकी जो यूनिट है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उसमें हम सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट समझते हैं। फिर उसमें आपके पास LCR सीरीज सर्किट आता है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हम स्टडी करते हैं। फर्दर हम ट्रांसफॉर्मर स्टडी करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपकी एक यूनिट और इंक्लूड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मैं उसको इसमें कंसीडर करके आपको बता रहा हूँ। आपके ने उसके अंदर मैक्सवेल रिलेशन स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट स्टडी करते हो डिटेल के अंदर। उसके बाद जो आपकी ब्रांच होती है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को आप कैटेगराइज करते हो वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में आप क्या चीज़ें स्टडी करते हो? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और डिफरेंट सरफेस के केस में जैसे प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, लेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं, स्कैटरिंग स्टडी करते हैं। ये डिफरेंट कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। फर्दर आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो पहला चैप्टर होता है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, और उसके बाद है वेव नेचर ऑफ लाइट। उसमें हम स्टडी करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन की हम बात करते हैं, फोटोन की स्टडी करते हैं हम फाइनली डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। फोटोन का क्या मतलब है? अगर आप ना लाइट को क्वांटा
ऑफ एनर्जी कंसीडर करते हो, एक पैकेट की फॉर्म में कंसीडर करते हो, उसका पार्टिकल नेचर वो हम फोटोन के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस में अपना न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी स्टडी करते हो। फर्दर रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है, फिर डीके का कंसेप्ट है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उनके साथ एसोसिएटेड एनर्जी स्टडी करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी स्टडी करते हैं, है ना। फाइनली सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट है जिसमें आप पीएन जंक्शन डायोड स्टडी करते हो, ट्रांजिस्टर स्टडी करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर स्टडी करते हो, उसकी डिफरेंट ट्रांजिस्टर की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। फिर आप लॉजिकल गेट स्टडी करते हो, एंड गेट, और गेट, नोर गेट, जोर गेट। और फिर फाइनली अपना स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन। सो इस तरीके से ये आपका ना कंप्लीट सिलेबस है। हम अभी लास्ट के 6 ईयर के एग्जाम की एनालिसिस के बेसिस पे देखेंगे कि +1 +2 बीएससी और एमएससी का कितना कंटेंट रहेगा, और फिर फर्दर मैं आपको ना बीएससी और एमएससी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर एक ऐसी बुक बताइए जिसके अंदर हमको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए, एस्टेड पीजीटी फिजिक्स की, जो डिमांड को पूरी कर पाए, इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की डिमांड को भी पूरा कर पाए। मैं आपको एक ऐसी बुक बताऊंगा जिसमें थ्योरी बिल्कुल बेस्ट लेवल की है। फर्दर अगर आप एप्लीकेशन की बात करो, यानी कि न्यूमेरिकल की बात करो, न्यूमेरिकल भी टोटल कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं उस बुक के अंदर। फिजिक्स में थ्योरी में सबसे बेस्ट बुक है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपकी बुक है, आपने कौन सी बुक स्टडी करनी है एस्टेड पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम के लिए, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, एपीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, या फिर चंडीगढ़ का, और डिफरेंट स्टेट के कोई भी टीचिंग एग्जाम आप पार्टिसिपेट करोगे, उसके लिए आपको ये बुक फॉलो करनी है। वो बुक आपकी GC अग्रवाल, बेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव डोमेन ऑफ फिजिक्स। ये बुक ना आपकी ना फिजिक्स की जो कॉम्पिटिटिव डोमेन है उसको कवर कर देगी। अगर आप फिजिक्स को आप कॉम्पिटिटिव मोड में स्टडी करना चाहते हो, टोटल एप्लीकेशन बेस्ड उसको स्टडी करना चाहते हो, थ्योरी में आप डीपली उसको एनालाइज करना चाहते हैं, सो आपको ना इससे बेस्ट बुक नहीं मिलने वाली। कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर ये बुक तो ना IIT और नीट के लिए प्रेफर की जाती है। हाँ जी, डेफिनेटली की जाती है। अब आप मुझे बात बताइए, चलो IIT और नीट का तो एक लेवल है, मैं मानता हूँ, आप भी जानते हो उसको, कि टोटल कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है वो, काफ़ी अच्छे लेवल की एप्लीकेशन उसमें पूछी जाती हैं। आज के टाइम में आप देख रहे हो, आप मुझे किसी भी स्टेट का या इवन की सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है जो फिजिक्स का है, आप खुद उस एग्ज़ाम की एनालाइज कीजिए कि उसमें ना क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। अब आप एस्टेट का एग्ज़ाम ही देख लीजिए, लास्ट के 6 ईयर में कितने स्टूडेंट ने एस्टेट क्वालिफाई किया है। अब ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहे या उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर वो एप्लीकेशन तक नहीं जा रहे हैं। बेसिकली क्या है, एक तो ना एग्ज़ाम की लेंथ बहुत ज़्यादा है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए खास तौर पे। ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो चलो उनका तो ये होता है कि भी फॉर्मूला बेस्ड होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनका थ्योरेटिकल कंटेंट ही पूछते हैं उनको। अब आपके पास टोटली आपका 90% क्वेश्चन है, जो मतलब मोर देन 50% आपके क्वेश्चन है वो आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में गिवन है। अब न्यूमेरिकल को, पहली बात तो न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा फिर आपको वो न्यूमेरिकल स्पीड से भी करना है। एवरेज अगर आप बात करो फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल पे ना, अगर आप उसको करते हो, एवरेज एक न्यूमेरिकल आपका ना 4 से 5 मिनट कंज्यूम करता है। अब उसके बेसिस पे अगर आप सब्जेक्ट के लिए ना 1 घंटा भी निकालते हो तो कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे, आप उसको जज कर सकते हो। 15 to 18 क्वेश्चन ही आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, और यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है साइंस के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फिजिक्स और मैथ के लिए, क्योंकि उन दोनों के अंदर क्या होता है कि न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ते हैं। सो ये बुक आपकी ना जो फिजिक्स के लिए आपकी जो अप्रोच है उसको कंप्लीटली चेंज कर देगी। और
आपको ना ये बुक ना सोचना सिखाएगी कि कैसे आप एक कंसेप्ट को डीपली एनालाइज कर पाओ, और फर्दर थ्योरी के साथ साथ इसमें ना, अब जैसे मान लीजिए इसमें एक ना एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ, साथ में ही उसका एप्लीकेशन भी डिस्कस किया हुआ न्यूमेरिकल फॉर्म में। न्यूमेरिकल इन्होंने ना एज ए क्वेश्चन, मतलब कि जैसे थ्योरेटिकल वे में भी पूछ रहे हैं कि इस कंसेप्ट को आप इंप्लीमेंट करते हो, फिर आपको कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल भी पूछ रखा है कि आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम दे दिया, एक सिचुएशन दे दी, एंगल ऑफ प्लेन दे दिया, और उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दे दिया। सो ये बुक आपकी ना कंप्लीटली अप्रोच चेंज कर देगी। हालांकि इस बुक को पढ़ने के लिए पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे अगर कोई स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो साथ में जो आप फंडामेंटल बुक फॉलो करते हैं, जैसे प्रदीप फंडामेंटल है, या अगर आप एनसीईआरटी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो आपने ना साथ साथ इस बुक को ना उससे कनेक्ट करके पहले आपने ना बेसिक बुक से अपने कंसेप्ट क्लियर करना, फिर इस बुक पे आपको आना है। क्योंकि इनिशियली अगर आप इसको पढ़ रहे होगे तो ये बुक क्या होती है कि आपको ना पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका जो थ्योरी है ना, थ्योरी को भी कॉम्पिटिटिव मोड में समझा रखा है कि उसकी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ना और बुक के कंपैरिजन में इसमें 2 to 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे हर कंसेप्ट के साथ, जो कि काफ़ी डीपली एनालाइज करने के बाद आप उसको जान पाते हो। एप्लीकेशन बेस्ड आपको कंटेंट मिलता है इस बुक के अंदर। इन माई ओपिनियन दिस बुक इज बेस्ट बुक फॉर एस्टेट पीजीटी फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। एट प्रेजेंट जो एस्टेट के एग्जाम की डिमांड है ना, उसके बेसिस पे ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हो, फिर आपको फिजिक्स के लिए कोई और बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह, जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी या फिर प्रदीप फंडामेंटल, अगर आप उसको स्टार्टिंग से फॉलो करो, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पढ़ना इस बुक को मेनली आपने। जीसी अग्रवाल। नेक्स्ट वन इज बेस्ट बुक फॉर जनरल सेक्शन प्रिपरेशन। अब फिजिक्स का जो हमारा कंटेंट है वो तो है आपका ना 60 मार्क्स का, जनरल सेक्शन हमारा 90 मार्क्स का है। सो उन सब के लिए ना कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप ना स्टार्टिंग में साइकोलॉजी है, हम पहले ना यहाँ पे ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी आपके ना एस्टेट पीजीटी एग्जाम में 30 मार्क्स की आ रही है। हिंदी की अगर आप बात करते हो 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, हरियाणा जी के 10 मार्क्स। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली। अगर आप इनको टोटल करते हो तो 150 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये तो था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करने वाले हैं बुक की। साइकोलॉजी के लिए अगर आप बात करो, तो जो मैंने बुक फॉलो की है साइकोलॉजी के लिए, हमेशा मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा। वो बुक है जेएस वालिया, बेस्ट बुक फॉर साइकोलॉजी। फर्दर मैं आपको इसमें एक अल्टरनेट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये बुक ना आपको लोकल पब्लिशर से नहीं मिलेगी, आपको ना ऑर्डर करनी पड़ेगी। इसके ऑप्शन में अगर कोई वैसा तो देखिए, कोशिश कीजिए कि आपको ना यही बुक मिल जाए, जेएस वालिया की अल्टीमेट बुक है, सबसे बेस्ट बुक यही है जेएस वालिया। इसके ऑप्शन में एक बुक और भी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, वो है एसके मंगल। सो ये भी अच्छी बुक है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा आपके लिए। हिंदी के लिए अगर आप बात करो, जिसमें आपको ना हिंदी का जो सारा का सारा, कि जैसे आप बोलते हो कि थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएं, उसके लिए आपको ना लूसेंट की बुक परचेज करनी पड़ेगी। लूसेंट। कुछ स्टूडेंट हिंदी की एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, जैसे 9th-10th क्लास की, लेकिन आपने ये बुक परचेज करनी है। इंग्लिश के लिए अगर आप बात करो, इंग्लिश की बुक है एक प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ टू पैरामाउंट के नाम से है, बाय डॉक्टर नीतू सिंह। ये बुक आपने इंग्लिश में बेसिकली अगर आप ना शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बुक बेस्ट रहेगी। अगर आपके इंग्लिश में ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ना लूसेंट की बुक भी फॉलो कर सकते हो। लूसेंट भी एक अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए। फर्दर रीजनिंग के लिए अगर आप बात करो,
रीजनिंग के लिए आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी RS अग्रवाल। एप्टीट्यूड के लिए भी ये सेम बुक है RS अग्रवाल की, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से। बाकी जैसे अगर आप रूटीन में, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में, SSC में, इवन या हरियाणा में जो भी आपने एग्जाम दिए हुए हैं, आपके पास कुछ ना कुछ तो कंटेंट होगा ही होगा। आपने बेसिकली एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करके देखने हैं। अगर आपके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कॉन्फिडेंटली, आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ इस टॉपिक को मैं इजीली क्रैक कर सकता हूँ, जितने आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो वो मोर देन सफिशेंट है। क्योंकि फिर आपको फिर इन बुक्स को टाइम भी देना पड़ेगा, अच्छा फिर बाकी और सिलेबस भी कवर करना है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास एक जेन्युइन कंटेंट है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। हरियाणा जीके के लिए जो बुक है वो है एकलव्य। काफी अच्छी बुक है ये भी। सो इस तरीके से ये डिफरेंट बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड, जो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। अब हम ना सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं जो एस्टेट के लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं 2018 से लेके 2023 तक। उसमें हम एक तो ना क्लास वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे कि किस क्लास के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे +1 के कितने आए हुए हैं, +2 के कितने आए हुए हैं, इवन की BSc और MSc के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट के 6 ईयर एग्जाम की एनालिसिस किया मैंने आपके लिए कंप्लीटली, ताकि ओवरऑल एक ना पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए आपके सामने कि भी एस्टेट PGT फिजिक्स एग्जाम का क्या लेवल हो चुका है। और उसी अकॉर्डिंग देखिए एक ना डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। और मैं आपको एक सबसे ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अगर कोई पिछले 2 साल से 3 साल से कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दे रहा है, आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब एग्ज़ाम की लेंथ इतनी ज़्यादा है ना, कई बार क्वेश्चन अटैम्प्ट हो ही नहीं रहे। आप ना टफ क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर रहे हो, इजी क्वेश्चन आपका ऐसे ही रह जा रहा है। वो स्ट्रेटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अटैम्प्ट करें उसको, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर कर पाओ, स्पेशली फिजिक्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें स्कोर कर पाओ। सो इसलिए हमने ना लास्ट 6 ईयर की एनालिसिस किया। हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं कहना चाहता हूँ आपको। एक कोट है एक राइटर का, वो मैं आपको कहना चाहूँगा, वो काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे खुद के रूटीन में भी। जब मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, पढ़ना तो सबको ही पड़ता है, टीचर को तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टीचर की जिम्मेवारी बढ़ जाती है जब इतने लोग आपसे जुड़े हों और जब इतनी एक्सपेक्टेशन हो इतने सारे लोगों की आपके साथ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप ने मेरे कंटेंट को पसंद किया। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए जिनको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे कंटेंट को पसंद किया, और ऐसे ही आप मेरा हौसला बना के रखिए ताकि हम और अच्छी मेहनत कर पाएँ और हम फिज़िक्स में ग्रो कर पाएँ और हम एस्टेट को क्वालिफाई कर पाएँ इस बार। सो वो जो कोर्ट है वो क्या है कि अगर आप हर बार वही काम करते हो जो आप पहले भी करते आए हो, तो इस बार भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले मिलता आया है। ये सबसे ज़रूरी, मतलब कि इस पूरी क्लास का, इस पूरे लेक्चर का ना कंक्लूजन यही है देखा जाए तो। ठीक है, बाकी तो चलो ठीक है, अभी हम सिलेबस, कंटेंट, बुक्स और एनालिसिस वो सब वो ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस बार भी आप ना वही तैयारी कर रहे हो जो आप पिछले, अगर कोई स्टूडेंट पिछले 3 या 4 से एग्जाम दे रहा, आप उसी मेथड से कि अब ठीक है अभी एग्जाम में 3 महीने रह गए, चलो बुक उठा ली, चलो जी रिवीजन कर लिया। आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम स्टडी का बढ़ाना पड़ेगा, और आपको अपना जो ओपिनियन है वो चेंज करना पड़ेगा जो आप पहले फॉलो करते आए हो। क्योंकि अगर आप सेम रूटीन को फॉलो करोगे तो इस बार भी 99 पॉसिबिलिटी यही है कि आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले मिलता है, क्योंकि आपने रूटीन के अंदर कोई चेंज किया ही नहीं। तो चेंज इज नेसेसरी फॉर ए बेटर फ्यूचर। सो हम इसमें क्या करेंगे कि एक तो हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वेश्चंस को कि +1 +2 BSc और MSc। फिर हम ना ब्रांच वाइज
ब्रांच का मतलब है जो फिजिक्स के डिफरेंट फील्ड है जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, उनके बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हमको ना किस किस फील्ड पे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और किस किस फील्ड को और किस लेवल के क्वेश्चन आपको करने की रिक्वायरमेंट है वहां पे। सो देखिए, क्लास वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन इन लास्ट 6 ईयर पेपर। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस क्लास को बड़ी मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया है और काफ़ी टाइम लगा इसको तैयार करने में, तो आपने ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। ओवरऑल आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी एस्टेड पीजीटी फिजिक्स के लिए, और आपको एक स्ट्रेटजी आप बना पाओगे अपनी कि हम कैसे इसके लिए अप्रोच कर पाए। अगर आप 2018 और 19 की एनालिसिस है यहाँ पे, ये ना क्लास वाइज एनालिसिस है देखा जाए तो। अगर आपने इसको +1 +2 बीएससी और एमएससी में ब्रेक करते हो ना, तो 2018 में +1 से कितने क्वेश्चन आया है 29, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन तो आपकी +1 क्लास से ही आ रहे हैं देखा जाए तो। +2 से आपके ना 21 क्वेश्चन आए हैं। बीएससी का कंटेंट देखिए, देखो 9 क्वेश्चन भी कम नहीं होते हैं, तो बीएससी का भी एक अच्छा खासा कंटेंट एस्टेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। एमएससी का तो चलो खैर इस बार एक ही क्वेश्चन आया था 2018 में। सो इसमें मेन आपका फोकस +1 पे रहा। अगर आप ना 19 के पेपर की बात करो, इसमें देखिए देखा जाए तो +1 और +2 पे ना इक्वल वेटेज के क्वेश्चन आए हुए हैं। +1 से 24 आए हुए हैं और +2 से 23 आए हैं। अभी हम ना नेक्स्ट पेज पे चैप्टर वाइज और ब्रांच वाइज भी इसको डिस्कस करेंगे। सो कीप पेशेंस ड्यूरिंग द वीडियो। +1 और +2 के ना 2019 में इतने क्वेश्चन आए हुए थे। देखो बीएससी का कंटेंट अच्छा खासा, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो बीएससी पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मेनली तो खैर ये कि अगर आप ना +1 +2 पे अपनी कमांड बना लेते हो, बीएससी के कुछ ना मैं आपको इस क्लास में स्पेसिफिक टॉपिक बताऊंगा और होप कि उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट के 6 ईयर में ना उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये तो था 18 और 19 की एनालिसिस। फर्दर अगर आपने 20 और 21 की एनालिसिस देखा जाए, यहाँ पे +1 से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 29। अब दोबारा फिर देखिए, ऑलमोस्ट ना 50% पार्ट आया हुआ है इस बार भी +1 से। +2 से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। बीएससी से आपके ना 6 क्वेश्चन। इसमें बीएससी और एमएससी का कंटेंट थोड़ा कम हो गया। अब देखिए, अब ये थोड़ी है कि एक ही पैटर्न को वो बार बार फॉलो कर रहे हैं। अब ना ही ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर एक फील्ड है, जैसे मान लीजिए मैकेनिक्स है, कि उसी में से ही बार बार उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अब कोई एक स्पेसिफिक फील्ड बताना यहाँ पे काफी टफ है कि आपको ना ये फील्ड से डेफिनेटली इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की श्योरिटी नहीं ली जा सकती, लेकिन एक आपको ना एक आइडिया मिल सकता है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड आप पढ़ोगे जिसमें से आपको ना मैक्सिमम कंटेंट एग्जाम में मिल सकता है इस एनालिसिस के बेसिस पे। अब 2021 में अगर आप देखोगे, +1 का कंटेंट रहा है 23 क्वेश्चन का, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पेपर। +2 का भी रहा है 21 का, ये भी ऑलमोस्ट 35%। इस बार देखो बीएससी के क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन बीएससी से आए हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे 22 एंड फाइनली 23, यहाँ पे +1 का कंटेंट कम हुआ, लेकिन ना 12th का कंटेंट इन्होंने बढ़ा दिया है। बीएससी का कंटेंट कम होके एमएससी पे इन्होंने, ये मतलब कि एस्टेट में ना जो फिजिक्स का सबसे हार्ड पेपर जो माना गया वो यही माना गया 22 का। इसमें काफ़ी कम स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि इसमें आप देखो ना किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। बीएससी और एमएससी के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए, ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन इस यहाँ से आए हैं आपके। और जो फाइनली हमारा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था, इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी और आपने वो देखी भी होगी कुछ स्टूडेंट ने। तो ये मैंने कंप्लीट 3 आवर्स की वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है। उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। इसमें आपके ना +1 से 19 क्वेश्चन, 12th से 29 क्वेश्चन, बीएससी के आपके 4 क्वेश्चन, एमएससी के आपके 2 क्वेश्चन, और स्पेशली पेडागोजी, क्योंकि जो लास्ट ईयर ही पेडागोजी इंट्रोड्यूस की थी हरियाणा बोर्ड ने एस्टेट के एग्जाम में, तो पेडागोजी से आपके ना 6 क्वेश्चन आए हुए हैं जो फिजिक्स की पेडागोजी होती है। आपको मेन फोकस +1 +2 पे ही रखना पड़ेगा और बीएससी के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक, एमएससी तक खैर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। +1 +2 की भी कुछ फील्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, उन पे आपने फोकस करना है। आइए देखते हैं ब्रांच वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन इन लास्ट 6 ईयर पेपर
फ्रॉम 2018 टू 2023। अब ब्रांच वाइज यानी कि फील्ड वाइज क्वेश्चन अगर आप देखो 2018 के पेपर की कंप्लीट एनालिसिस है। अभी तो मैंने आपको बताया था +1 और +2 के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया था, ये हमने ना +1 में भी जो फील्ड है, अब यहां तक आपकी ना +1 की फील्ड बनती है। 4 फील्ड आपकी +1 की हो गई और अप्रोक्सीमेटली 4 फील्ड आपकी 12th क्लास की हो गई। मैकेनिक्स से देखा जाए +1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैकेनिक्स से पूछे गए हैं, 16 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आए हैं। इसके कंपैरिजन में ना काफी नेग्लिजिबल क्वेश्चन ही पूछ रखे हैं। सो मैकेनिक्स के बिना तो आपको काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को आप कंसीडर कर सकते हो इस केस में। फर्दर 12th की अगर आप बात करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आपके पास ना 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी एक अच्छा नंबर है। उसके बाद अगर आप देखो मॉडर्न फिजिक्स से आपको 7 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं 2018 में। नेक्स्ट देखते हैं 2019 में मैकेनिक्स से आपका स्कोर है 12 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आए हैं। और अगर आप देखोगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फर्दर +1 में तो खैर इन्हीं 2 फील्ड पे मेन फोकस है। कुछ इस बार हाँ वेव एंड ऑसिलेशन से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं 4। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे मेन आपको फोकस रहेगा। ऑप्टिक्स से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से टोटल मिला के 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 2022 का ये एग्जाम जो फिजिक्स का आया था, अगेन मेन फोकस इज ऑन मैकेनिक्स, 16 क्वेश्चन इज फ्रॉम मैकेनिक्स। और जब मैं मैकेनिक्स वर्ड बोल रहा हूं तो +1 का डायमेंशन एनालिसिस से लेके ग्रेविटेशन और फाइनली सिंपल हार्मोनिक मोशन तक के क्वेश्चन मैंने इसमें काउंट किए हुए हैं, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रोटेशन मैकेनिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन फील्ड, सैटेलाइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर से भी अच्छे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी आए हुए हैं 20 वाले एग्जाम में। फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑप्टिक्स से 4 है, मॉडर्न फिजिक्स से 4 है और सेमीकंडक्टर से भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। सो यहाँ पे नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मेन फोकस अगर आप देखोगे 26 क्वेश्चन मिला के सिर्फ मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आए हुए हैं। यहां पे भी 19 वाले में ना मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऐड करोगे, टोटल 23 क्वेश्चन यहां पे आपको मिले हैं। 18 में अगर आप बात करोगे 16 और 8 24 क्वेश्चन इन 2 फील्ड से आए हुए हैं, सिर्फ 2 फील्ड से, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट, ये इंक्लूडेड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है। फर्दर 21 में देखोगे मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी 11, यानी कि 22 क्वेश्चन तो आपके इसी फील्ड में से हो गए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है इस बार के पेपर में। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर तो नेग्लिजिबली पूछा गया। मेन आपका फोकस एस्टेट के एग्जाम का मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही है ओवरऑल, अगर हम कंक्लूड करें तो। 22 के एग्जाम में देखोगे मैकेनिक्स के 8 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 17 क्वेश्चन, इन दोनों को कंबाइंड करोगे 25 क्वेश्चन तो आपकी इन 2 फील्ड से बन रहे हैं, मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। फर्दर अगर आप देखोगे ऑप्टिक्स से आपके 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बार वेव एंड ऑसिलेशन का कंटेंट इन्होंने बढ़ा दिया था, 5 क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं, बाकी से तो खैर कम ही है इनके कंपैरिजन में। और फाइनली जो लास्ट ईयर का एग्जाम है, जिसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 14 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। उसके बाद मेजोरिटी में देखा जाए ऑप्टिक्स पे भी मेन फोकस था लास्ट ईयर के एग्जाम में, मॉडर्न फिजिक्स को भी इन्होंने कंसीडर किया हुआ था। इन दोनों को मिला के 13 क्वेश्चन आपके यहां से बन रहे हैं। सो इस तरीके से हमने लास्ट के 6 ईयर के एग्जाम की एनालिसिस किया है। मैंने 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाल रखा है। वीकली बेसिस पे मैं ना 2022 से लेकिन 18 से लेके 2022 के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। नेक्स्ट वन इज हाउ टू स्कोर 40+ इन फिजिक्स सेक्शन। अगर आप सिर्फ फिजिक्स के अंदर 40+ स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ना क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं।
इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम आपको देना पड़ेगा थ्योरी और न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करने में। मैंडेटरी फील्ड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और फाइनली आप कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू प्रिपेयर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स। अब आपके पास जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 75 डेज आपके पास पेंडिंग है। सितंबर के 10 डेज और फिर अक्टूबर और नवंबर का मंथ है। आपका एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को है, पीजीटी का खैर 7 दिसंबर को ही हो जाएगा। सो 75 डेज स्ट्रेटेजी आपके लिए। इनमें आपको क्या करना है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स आपको डेली बेसिस पे एट लीस्ट, अगर हम बात करें, अगर आप उसको ना कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल की एनालिसिस करना चाहते हो, एट लीस्ट 3 आवर्स डेली। इसमें आपको अगर आप 50-50% डिवाइड करना चाहते हो कि हाफ इसका टाइम थ्योरेटिकल कंटेंट के लिए और हाफ टाइम इसका न्यूमेरिकल के लिए, एक तो उस बेसिस पे एक आप ना जैसे 1 आवर आप ना थ्योरी पे स्पेंड कर सकते हो और 2 आवर आप इसके लिए न्यूमेरिकल पे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस आपने न्यूमेरिकल पे रखना। न्यूमेरिकल पे जितनी आपकी कमांड बढ़ेगी वो प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपको ना आपने उसको एनालिसिस कर लिया, आपने उसको फॉर्मूला याद कर लिया, आपने उसकी एप्लीकेशन देख ली, लेकिन मेन जब तक आप उन एप्लीकेशन पे काम नहीं करोगे, यानी कि न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर आपकी न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं बन पाएगी। सो न्यूमेरिकल को तो आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। फिजिक्स तो आपको डेली पढ़नी पड़ेगी अपकमिंग 75 डेज में। 75 डेज पेंडिंग अब से हमारे पास। सो डेली बेसिस पे फिजिक्स को आपको 3 आवर्स तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, तभी आप जो मैंने बताया था 40+ स्कोर कर पाओगे फिजिक्स में। मैंडेटरी फील्ड ब्रांचेस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एस्टेट एग्जाम। अब देखिए, जो हमने लास्ट के 6 ईयर के पेपर की एनालिसिस किया, उसमें जो सबसे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है वो एक तो है मैकेनिक्स, इनमें भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इनके बिना आपका एस्टेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों को मिला के ना ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं 25-30 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन रहे हैं, इन दोनों से, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो इनको तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, इन पे तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। सो प्रायोरिटी बेसिस पे आप ना पहले इन 2 फील्ड को टारगेट कीजिए, तभी आप एस्टेट में फिजिक्स सेक्शन में ना 40 के नेबरहुड में स्कोर कर पाओगे। मतलब कि अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आपको करनी ही करनी है। अपकमिंग 1 मंथ में आप ना जैसे 15 डेज या 20 डेज की एक ना स्ट्रेटेजी बनाइए, जिसको आप ना मैकेनिक्स में एक टाइम में एक ही फील्ड पढ़नी है। अब ये नहीं है कि भी आपने जैसे 10 न्यूमेरिकल मैकेनिक्स से कर रहे हो, 10 न्यूमेरिकल इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म से कर रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक टाइम में एक ही फील्ड पे फोकस कीजिए, एक गिवन कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, उसकी एनालिसिस करके उसकी एप्लीकेशन कर लिया आपने, फिर आपने लास्ट के 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उसमें से आपने ये देखना है कि आपने जितना नॉलेज गेन किया, आपको जितने न्यूमेरिकल पे कमांड बनी, और फिर आपने एग्जाम की डिमांड देखनी है। सबसे ज़रूरी बात इस लेक्चर की यही है, एग्जाम की डिमांड तक आपने पहुंचना है। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर प्रोजेक्टाइल, आपने उसके कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली, मान ली दोनों के ना 15-20 न्यूमेरिकल कर लिए, फिर आपने एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। सो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ताकि आपको ना कंसेप्ट का और एग्जाम की डिमांड का गैप पता चले। वो गैप पता चलेगा तभी आप उसको ओवरकम कर पाओगे, तभी आपकी अप्रोच कॉम्पिटिटिव बन पाएगी, और तभी आप एस्टेट पीजीटी फिजिक्स को क्लियर कर पाओगे। सो मेन फील्ड आपकी ना मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गई। उसके बाद है, अब जो ये मैंने इलास्टिसिटी लिखा है, इलास्टिसिटी में जैसे ना यंग मॉडुलस पढ़ते हो, बल्क मॉडुलस पढ़ते हो, पॉइजन रेशो पढ़ते हैं हम, वो सिर्फ वो वाला, क्योंकि इसमें से भी आपको ना 2 to 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अब मैकेनिक्स से तो मैंने देखा ही था 11 से लेके आपको ना 16 तक क्वेश्चन मिल रहे थे, ऐसे ही ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आपको ऑलमोस्ट मान के चलो 14 to 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं। मैकेनिक्स में भी आपको 12 to 14 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं।
हीट एंड थर्मोडायनिक्स में भी ना एवरेज क्वेश्चन आपके रहते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकते हैं। वेव एंड ऑप्टिक्स से भी, वेव एंड ऑप्टिक्स में, अच्छा यहां पे मैंने सिर्फ ना वेव ऑप्टिक्स की बात की है। वेव ऑप्टिक्स में ना आपको ना कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। एक तो आपने स्टडी करना है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। फिर आपने स्टडी करना डायफ्रैक्शन, और आपने स्टडी करना पोलराइजेशन। और अगर इनमें भी मैं स्पेसिफाई बताऊं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ना इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन है। इन दोनों का तो हर बार आप लास्ट के 6 ईयर के एग्जाम उठा लीजिए, आपको इंटरफेरेंस या फिर पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, इसके बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी आप मान के चलो आपको ना 4 to 6 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटम, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये टॉपिक आएंगे। तो ये मेन फील्ड है। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आपने प्रेफर देनी है। अपकमिंग 1 मंथ में आपने इन दोनों को कवर करना। उसके बाद मतलब आपने फील्ड वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है कि मान लीजिए इसके लिए आपने ना 15 to 20 डेज का एक ना स्लॉट, अपकमिंग जो डेज है उसमें आपने मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कंसेप्ट क्लैरिटी और उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वो करनी है। मैकेनिक्स जब आपकी कवर हो जाएगी फिर आपने प्रेफरेंस देनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, क्योंकि ये जब सबसे ज़्यादा कंटेंट ही इन्हीं में से आ रहा है तो स्कोरिंग आपके लिए यही तो रहेगा ना। फिर उसके बाद ना बारी बारी से इन चारों फील्ड को, इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को अप्रोच कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। सो अगर आप ना मैकेनिक्स से बात करो, मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। मैकेनिक्स में सबसे पहले अगर आप बात करो डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस का एक क्वेश्चन आपको ना पेपर में मिलने वाला है। डायमेंशन एनालिसिस डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली एस्टेट में आता ही आता है। अगर उसके बाद आप बात करो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन में ना मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा भी काफी टॉपिक बनते हैं। सो ये भी आपने ना इसके बेसिस पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक आपके पास बनता है वेक्टर का। पहले मैं +1 की मैकेनिक्स के कंप्लीट टॉपिक लिख रहा हूं। वेक्टर हो गया। उसके बाद अगर आप बात करो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता क्वेश्चन पेपर। मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद आपके पास आएगा एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूं मैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई लेस इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको करने ही पड़ेंगे मैकेनिक्स में, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद अगर आप बात करो वर्क, स्प्रिंग, पावर का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, पावर का न्यूमेरिकल बेसिकली। एनर्जी हमने जो यहां पे डिस्कस किया ना एनर्जी कंजर्वेशन में। अब फर्दर एनर्जी की जो कैटेगरी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके भी सेपरेटली न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं, आए भी हुए हैं अब तक के पेपरों में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर अगर आप बात करो यहां तक हमारे 4 यूनिट। अच्छा, एक आपके पास आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन बनता है। एक आपका टॉपिक है फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल। ये इन सब के ना न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। कभी आप ये सोचो कि कोई थ्योरेटिकल पार्ट आएगा ना, सबके सब न्यूमेरिकल टोटली। इनके तो न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे पेपर में आपके। फ्रिक्शन के बाद अगर आप बात करते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप बात करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद आपके पास आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का। सो ये मैकेनिक्स के टॉपिक हैं। अभी भी इसमें और भी टॉपिक पेंडिंग है। आप पहले एक बार
ये नोट कर लीजिए या इसका पेज का अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक डिस्कस कर लिया। अभी फर्दर अभी हम मैकेनिक्स का पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद अगर आप देखोगे आपके पास चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। उसमें आपके पास है ना, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड का न्यूमेरिकल बन सकता है, उसके बाद आपके पास बन सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी का। इसका क्वेश्चन तो आता ही आता है, एस्केप वेलोसिटी। और एक आपके पास इसमें क्वेश्चन बनता है ग्रेविटी का। ये चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपका चैप्टर ग्रेविटेशन है। ग्रेविटी का जैसे डेप्थ के साथ और हाइट के साथ ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, उस बारे में बात कर रहे हैं। फर्दर आपके पास एक बचती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मैंने मैकेनिक्स में इंक्लूड कर रखी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको ना वेव का एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी पूछी जा सकती है, दो वेव का सुपरपोजिशन पूछा जा सकता है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसमें एक भी टॉपिक आपने स्किप नहीं करना। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। डिफरेंट सिचुएशन में जैसे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में चार्ज रख दिया, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। स्प्रिंग के बेसिस पे भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो ये ना मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। मैकेनिक्स के बाद अगर आप बात करो, मैकेनिक्स के बाद अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप डिस्कस करते हो, इलास्टिसिटी को तो आप कर ही लोगे। इलास्टिसिटी में कंप्लीट करना आपने, यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया, पॉइजन रेशो हो गया, और फर्दर उनके न्यूमेरिकल्स हो गए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ये। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ना है एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के बाद आपने स्टडी करना है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की ना कितनी टाइप एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हीट ट्रांसफॉर्मेशन में ना एक प्रोसेस आपके पास होता है कंडक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कंडक्शन में, क्योंकि जैसे आपके पास कन्वेक्शन मेथड भी होता है, रेडिएशन मेथड भी होता है। कंडक्शन मेथड में आपके पास है ना लॉ ऑफ कंडक्शन आ जाएंगे, जैसे स्टीफन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स लॉ, ये सब लॉज आ जाएंगे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आ जाएगा। इन चारों में से एक न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। सो कंडक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। फर्दर अगर आप बात करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कंप्लीट का, काइनेटिक थ्योरी की जो अजम्पशन है वो आपने स्टडी करनी है। उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी का जो टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन है, टेम्परेचर पे उसकी डिपेंडेंसी स्टडी करनी है। उसके बाद अगर आप बात करते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ना है एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, जो अभी मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी की। एक इसमें आपके पास टॉपिक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे आप ना स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तीन तरीके की वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर और मीन स्पीड। उनका फॉर्मूला, उनकी आपस में रेशो, वो स्टडी करनी है आपने। अच्छा, और उसके बाद अगर आप देखो कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास प्रोसेस आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, उनका वर्क डन का फॉर्मूला। सो ये हो गया मैकेनिक्स, और उसके बाद है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट फील्ड देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी फील्ड हमने डिस्कस की थी? हम +1 का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं आपको ना साथ साथ पहले +1 का सेक्शन देखिए। अगर थर्मोडायनेमिक्स, वैसे तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को ही प्रेफरेंस दें। उसका एक अल्टरनेट अगर आप बात करें, या अगर आपके पास एनफ टाइम हो, तो आपने ना जो वाइब्रेशन एंड वेव्स हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस का जो आपका चैप्टर है, उसके भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। एक तो आपने उसमें ना जैसे जो वाइब्रेशन का टॉपिक है, इसमें
वाइब्रेशन में आपके पास कैटेगरी बनती है रेजोनेंट वाइब्रेशन, और एक होता है फोर्स्ड वाइब, हाँ, फोर्स के कंपैरिजन में एक ना डैम्प्ड वाइब्रेशन का टॉपिक है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइब्रेशन के। वेव में आपको ना टाइप्स ऑफ वेव के बारे में बात करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव में आप बात करोगे मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लेपलेस करेक्शन। फर्दर इसमें आपने जैसे साउंड का ही चैप्टर चल रहा है ना, ये साउंड वाले में आपने क्या स्टडी करना है, फॉर्मेशन ऑफ बीट, बीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेव के सुपरपोजिशन से बीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद आप इसमें स्टडी करते हो डोपलर इफेक्ट इन साउंड, डोपलर्स इफेक्ट इन साउंड। इसका 2023 में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने वीडियो में करवा रखा है। एक इसका क्वेश्चन आया था 2019 में भी, इसका क्वेश्चन आया हुआ है डोपलर इफेक्ट इन साउंड का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका हो गया +1 की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब 12th क्लास का डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो आपने इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। एक आपको पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटेंस को, मेन आपने इसमें ना, अब कैपेसिटेंस भी 3 टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आपने इसमें ना प्रेफरेंस देनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये स्टडी करना है। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रिक करंट की, या करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो आपका टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिकली क्वेश्चन आपका बनता है ओम्स लॉ के बेसिस पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्दर अगर आप इसमें देखोगे और कौन सा टॉपिक बनेगा, आपके पास ये आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा पोटेंशियोमीटर। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या बोल सकते हो हीटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप देखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक तो आएगा बायोट सैवर्ट्स लॉ, बायोट सैवर्ट्स लॉ के बाद आपको करना है सोलेनोइड का, ये हो जाएगा। उसके बाद है जो चार्ज पार्टिकल की मोशन है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा एग्जाम में। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट ओरिएंटेशन में, कि अगर वो परपेंडिकुलर एंटर करेगा उसका पाथ सर्कुलर होएगा, अगर वो पैरेलल ट्रेवल करेगा तो उसका पाथ अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 एक्ट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के कुछ टॉपिक हो गए। जियो मैग्नेटिज्म खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर अगर आप बात करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करते हैं अब हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस,
एक कोयल का सेल्फ इंडक्शन, उसके बाद अब म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद अगर आप बात करते हो इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और एक और है इसमें पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस भी पूछा जा सकता है इसमें, ये ध्यान देना। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पूछी जाएगी इसमें आपसे। ये टॉपिक इसके अंदर हो गए। फर्दर इसमें टॉपिक आएगा आपके पास ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब यहां से उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें आपने ना मैक्सवेल से रिलेशन पढ़ने, एक तो मैक्सवेल से रिलेशन, ध्यान देना मैक्सवेल से रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, बीएससी के सिलेबस में है। 4 रिलेशन है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, वो उसकी बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद आपके पास कंडक्शन करंट, अच्छा सॉरी, कंडक्शन करंट के कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी टॉपिक। सो ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कौन सी फील्ड बताई थी, उसके बाद हमने 12th में अगर आप बात करो, हमने बात की थी वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास 2 ही टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन। इनसे डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है, ये आपने ध्यान देना है, ये तो करना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल आएगा इन दोनों का, कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं आएगा, ये आपने ध्यान देना है। ऑप्टिक्स में कुछ और टॉपिक बनते हैं, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है। अच्छा, डायफ्रैक्शन तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल भी स्टडी करना आपने। रे ऑप्टिक्स में तो बेसिकली आपके पास जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस वाला पढ़ लेना। अगर आप ना रे ऑप्टिक्स की बात करते हो, रे ऑप्टिक्स में सिर्फ अपना ये टॉपिक पढ़ लेना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस मिरर और लेंस के केस में। वैसे तो टॉपिक इसमें प्रिज्म भी है, लेकिन प्रिज्म का पीजीटी में क्वेश्चन 1 या 2 बार ही आया हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हालांकि टीजीटी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिज्म। सो हमने ऑप्टिक्स भी डिस्कस कर लिया, वेव ऑप्टिक्स। अब बात करते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टडी करना है। मैंने एटम से स्टार्ट कर दिया, अभी डुअल नेचर ऑफ मैटर के भी बताऊंगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके अलावा जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी, और एक होता है इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम के लिए। ये दोनों आपने करने हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। यहां तक आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मॉडर्न फिजिक्स में हमने एटम वाला तो बता दिया। अच्छा, इसमें एक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो आप ना फोटोन की टर्म में कंसीडर करते हो, उसकी कंप्लीट स्टडी करनी है।
डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आपने स्टडी करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद है इसमें आइंस्टाइन इक्वेशन, और ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इसी के साथ एसोसिएटेड है। ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। उसके बाद अगर आप बात करते हो न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस में सबसे पहला तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, उसकी डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी का, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। रेडियो एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें आपका टॉपिक बनता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बाद डीके, रेडियो एक्टिविटी हमने लिखी डीके। डीके में जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, बट स्टिल रेडियो एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट, अल्फा बीटा और गामा। तो ये तो था +1 और +2 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। आइए अब स्टार्ट करते हैं बीएससी। बीएससी पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है बीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। इसमें क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियन में आपके वो एक तो लिखनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। टॉपिक तो खैर यही है, बस मैं इसके ना कंपोनेंट बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। लैग्रेंजियन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है T-V। फर्दर इसमें अगर आप बात करते हो, अब क्वेश्चन वैसे एस्टेट में इसमें ये भी आया हुआ है, पॉइजन ब्रैकेट का भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर। पॉइजन ब्रैकेट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली ये है तो खैर नेट में आने वाले टॉपिक, लेकिन एस्टेट में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये एटलीस्ट ये बीएससी का ये वाला पार्ट तो आपने करना ही करना है। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ लैग्रेंजियन पे आपने फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी भी ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट ही करना है। अब ये मान के चलिएगी रिलेटिविटी में आपके पास जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हो। टाइम डायलेशन हो गया इसके अंदर, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिविस्टिक। इसके क्वेश्चन ना एस्टेट में आए हुए हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, रिलेटिविटी के अंदर। इनमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलने वाला है इनमें से। सो बीएससी का अभी हमने किया हुआ है लैग्रेंजियन और रिलेटिविटी का। उसके बाद और कौन कौन से टॉपिक बनते हैं जो बीएससी में, अब हमको स्टडी करना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद है वन डायमेंशन डीप पोटेंशियल वेल, इसका कंप्लीट, इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनता है, नोड्स और एंटी नोड्स भी बनते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर,
हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी क्वेश्चन आता है, जैसे उसमें पोजीशन की एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछते हैं उसकी क्लासिकल लिमिट के अंदर रहने की, ये 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन इसका एक। और फाइनली हाइड्रोजन एटम, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने ये सब स्टडी करने हैं। सो बीएससी में अगर हम देखें तो मेनली हमारे ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर हो गए हैं। अगर आप ना एमएससी की बात करो अब, अच्छा एक इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक है एम्पलीफायर, उसका क्वेश्चन हर बार आ रहा है। एम्पलीफायर वो अपना नोट कर लेना। एक एम्पलीफायर, एक होता है एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, एक वो टॉपिक आपने करना है। ये टॉपिक आ रहे हैं बार बार। अच्छा एक है ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, फर्मी एनर्जी का। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन आ रहा है फर्मी एनर्जी का, वो आपने करना है। स्पेसिफिक हीट के बेसिस पे भी बन सकता है क्वेश्चन, जैसे आइंस्टाइन मॉडल है, डिबाई मॉडल है, डिबाई के बेसिस पे क्वेश्चन मिल सकता है आपको पेपर में। थर्मोडाइनमिक्स में ना 2022 के एग्जाम में ना मैक्सवेल रिलेशन पूछ लिए थे थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, जो होल्ड करते हैं वो बीएससी के सिलेबस में है, वो आपने वो भी देखना ध्यान से। एमएससी में अगर आप ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं, एक तो आप इसमें स्टडी करते हो, मैं ओवरऑल टॉपिक लिख रहा हूं, एक तो आप इसमें स्टडी करते हो स्केलर पोटेंशियल को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। एक है ना वेक्टर पोटेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉपिक आता है पोलराइजेशन का, ये ध्यान देना, ये ऑप्टिक्स की पोलराइजेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड पोलराइजेशन है। सो ये टॉपिक बनता है एमएससी में। सो इस तरीके से आप ना ये इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको ना कवर करने पड़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एक एंट्रोपी का भी क्वेश्चन आता है। सो ये तो था आपका सिलेबस। हाउ टू अटेम्प्ट फिजिक्स क्वेश्चन इन द पेपर, अब ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है पेपर में। सबसे पहले तो ना फिजिक्स सेक्शन को ना सबसे पहले करना चाहिए या सबसे लास्ट में करना चाहिए, जो मेरा सजेशन है फिजिक्स को आपको ना लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। और फिजिक्स के लिए एटलीस्ट आपके पास जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 65 to 70 मिनट्स। पहली बात, आपने इतना टाइम फिजिक्स सेक्शन के लिए बचाना है। आप जैसे स्टार्टिंग में साइकोलॉजी करते हो, फिर आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हरियाणा जीके के बाद जब फिजिक्स पे आओगे तो आपके पास एटलीस्ट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होने चाहिए 1 आवर से, यानी कि 70 मिनट्स इज़ द रिक्वायरमेंट अगर आप फिजिक्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं। अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं आपको ना जो सबसे इसकी बेसिक स्ट्रेटजी है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें। वो क्या रहेगी कि हम ना जैसे ना 91 से लेके 150 तक क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, हम ना उनको ना सीरियल वाइज करते हैं, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। आपने स्टार्टिंग में ये जो आपके पास 70 मिनट्स है, इसमें आप ये मान के चलिए आपके ना 7 to 8 मिनट्स इन्वेस्ट हो जाएंगे उस प्रोसेस में जो मैं आपको बताऊंगा। 7 to 8 मिनट में आपने क्या करना है, फिजिक्स के हर क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, यानी कि क्विकली हर क्वेश्चन आपने देखना है और उसमें से उन क्वेश्चन को ना टिक मार्क कर लेना जो आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन ना फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सोल्व कर सकते हो। भाई इतनी तो आप पेपर की एनालिसिस कर ही सकते हो, और आपके पास अभी ना 75 डेज पेंडिंग है, तो उसमें आप ना प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अपनी एक स्ट्रेटेजी भी तो बनाओगे।
तो आपने ना स्टार्टिंग के 7 to 8 मिनट जब आप फिजिक्स क्वेश्चन, अब आपने अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे ना तो आपके पास फिर भी एनफ टाइम बच जाएगा फिजिक्स को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि आपने ना 60 में से एटलीस्ट ना, अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप ना उसमें से फिल्टर कर सकते हो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस जो आप ना फिल्टर कर लोगे आउट ऑफ 60, तो आपने सबसे पहले वो 20 क्वेश्चन पे ही वर्कआउट करना है, उन्हीं पे ही टाइम लगाना है, उन्हीं को सोल्व करना है पहले। क्योंकि अगर आपने 91 से स्टार्ट कर दिया, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अकेला क्वेश्चन ही 10 मिनट भी कंज्यूम कर लेगा, फिर दोबारा फिर उसमें ना एग्जाम में आपके ऊपर ना प्रेशर बढ़ जाएगा कि अरे अब तो कम टाइम रह गया, इतने सारे मेरे क्वेश्चन पड़े हैं। फिर आप ना घर आके देखते हो, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो ना पहली बार में मैं कर सकता था या कर सकती थी, समझ रहे हो। सो आपने ना 7 to 8 मिनट इन्वेस्ट करने हैं स्टार्टिंग में, आपने जो 60 क्वेश्चन है फिजिक्स से उनसे ना गो थ्रू होना है, तो उसमें से आपको ना एटलीस्ट ना 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है उन 20 क्वेश्चन को करना। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कुछ को 25 भी मिल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ना इन क्वेश्चन को तो सबसे पहले अप्रोच कीजिए। इन क्वेश्चन पे अगर आप ना 2 मिनट्स का भी एवरेज टाइम मान के चलते हो तो आपके ना, मान लीजिए यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ टाइम, आपने ना 20 क्वेश्चन कर लिया अप्रोक्सीमेटली ना 40 मिनट्स के अंदर, आपके पास टोटल ना 70 मिनट्स आपने बचा रखे हैं, फिर भी आपके पास हाफ एन आवर बच जाएगा बाकी क्वेश्चन का एनालिसिस करने का। उन 20 को करने के बाद फिर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, तो आपको उस वे में भी, मान लीजिए आपने ना मैकेनिक्स पे अच्छी मेहनत कर रखी है, आपने जैसे मान लीजिए वेलोसिटी, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया या पोजीशन डिपेंडेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया, सो आपको उसके अंदर ना डिफरेंशियल एक उसको इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता है, डिफरेंशिएट भी। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ना 5 to 6 मिनट कंज्यूम कर लेंगे, तो रेस्ट 30 मिनट्स में आपने ना वो क्वेश्चन उठाने हैं जिसमें आप ना एफर्ट डाल सकते हो। तो वो भी आपको, आप ये मान के चलिए आपको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिन पे आप अगर एफर्ट डालोगे तो आप उसमें एटलीस्ट उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हो कि आप ना एटलीस्ट ये बता सकते हो कि एटलीस्ट ना 2 ऑप्शन में आप एक्यूरेसी उसमें ढूंढ सकते हो, आप उसको अप्रोच कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। तो ये स्ट्रेटजी स्टूडेंट नहीं अपनाते पेपर में कि आप ना जैसे सीरियल वाइज क्वेश्चन करोगे, उसमें क्या हो जाएगा, आपके जो इजी क्वेश्चन है वो स्किप हो जाएंगे, वो पेंडिंग रह जाएंगे लास्ट में। इसलिए आपने ना ये काम तो करना ही पड़ेगा कि इनिशियली 7 to 8 मिनट आप इन्वेस्ट करोगे जिसमें आप ना 20 to 25 क्वेश्चन फिल्टर कर लो 60 में से, जिसको आप इजीली कर पाओगे। हाउ टू स्कोर 100+ इन एस्टेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, मैंडेटरी सेक्शन जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, एवरेज मार्क्स और एक्सपेक्टेड मार्क्स, इनमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा हर सेक्शन में। हाउ मच टाइम इज गिवन टू ईच सेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम, हर सेक्शन को कितना टाइम आपको देना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। मैंडेटरी सेक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, मैंडेटरी सेक्शन में अगर आप देखो इन सेक्शन के बिना आपका पीजीटी फिजिक्स नहीं क्वालिफाई हो सकता, ये आपको करने ही करने पड़ेंगे। स्कोर के हिसाब से देखा जाए आपको ना साइकोलॉजी तो प्रिपेयर करनी ही करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी तो डेफिनेटली, क्योंकि साइकोलॉजी आपको 30 मार्क्स दिलवा रही है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। उसके बाद अगर आप बात करो रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड, ये सेक्शन है जो स्पेशली साइंस स्टूडेंट 20 मार्क्स का सेक्शन है, और अगर आप इस पे एक ठीक ठाक मेहनत कर लेते हो तो आप इसमें ना 17 to 18 क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बात करो आपका जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स तो तैयार करना ही पड़ेगा ना। फिजिक्स में स्ट्रेटजी वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 35 to 40 क्वेश्चन तक की स्ट्रेटजी, अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अब उसके बाद फाइनली जो आपके पास लैंग्वेज 1 आपके पास है हिंदी, फिर आपके पास है इंग्लिश, और फाइनली आपके पास है हरियाणा जीके। इनको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, इसमें से एटलीस्ट ना एक लैंग्वेज तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब इनके लिए ना स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि
मैं ना एक ही दिन में मैं 1 घंटा साइकोलॉजी, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, आधा घंटा रीजनिंग, आधा घंटा एप्टीट्यूड, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी है मेरी। तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। 75 डेज हमारे पास हैं अभी। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस पर आपने फोकस करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो फिजिक्स तो आपको डेली पढ़नी ही पड़ेगी, 2 to 3 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स तो आपको फिजिक्स पे इन्वेस्ट करने ही करने पड़ेंगे। अब फिजिक्स के अलावा आपको साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ये हो सकती है कि आप ना वीक में 4 डेज साइकोलॉजी पे एटलीस्ट 2 आवर इन्वेस्ट कर लीजिए। सो फिजिक्स और साइकोलॉजी तो आपका मान लीजिए कि रूटीन में चलना ही चलना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, अगर आप मान लीजिए कि लैंग्वेज में से ना इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज को इनिशियली आप जो ना साइकोलॉजी मान लीजिए आप ना 4 डेज पढ़ते हो, 4 डेज इन ए वीक। रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए आप ना 15 डेज की स्ट्रेटेजी बना लीजिए। अभी जैसे ये मंथ सितंबर का है, सितंबर में मान लीजिए आपने ना रीजनिंग कवर कर ली, इस मंथ सिर्फ आपने रीजनिंग पे फोकस करना, ये बहुत ज़रूरी बात है, डोंट टेक इट लाइटली। और उसके बाद अगस्त आएगा, अगस्त के पहले 12 to 15 डेज आपने किस पे इन्वेस्ट करने हैं, एप्टीट्यूड पे इन्वेस्ट करने हैं। देखिए ये मैं एक ना एवरेज स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूँ, और बाकी इंडिविजुअल लेवल पे सबका अपना अपना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, किसी को इससे कम टाइम भी लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। मैं एक एवरेज टाइम आपको बता रहा हूँ कि इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए ना एप्टीट्यूड के अंदर भी काफ़ी अच्छे टॉपिक होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, उसके बाद आपके पास इसमें नंबर सिस्टम भी आपको स्टडी करना पड़ता है, रीजनिंग में भी आपको जैसे ब्लड रिलेशन स्टडी करने पड़ते हैं, एज का क्वेश्चन भी आप उसके ऊपर बनता है। सो 15 डेज रीजनिंग के लिए, 15 डेज आपके लगेंगे एप्टीट्यूड पे। फिजिक्स तो आप ना रेगुलर पढ़ना ही है, फिजिक्स में तो कोई ऐसा है ही नहीं है। एटलीस्ट ये है कि भाई अगर आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, एटलीस्ट ना प्रीवियस डे के ना बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लो, डेली बेसिस पे फिजिक्स को आपको एटलीस्ट 2 आवर देने ही पड़ेंगे। ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश। अब देखिए इन तीनों में से ना कोई दो चीज आपको करनी पड़ेंगी, ये खैर कंप्लीटली गिवन टाइम में हो नहीं पाएगा। बाकी ये है कि अगर आप इन सब के लिए ना 15 डेज की, मैं ये कहना चाहता हूँ इन सबको ना आप इकट्ठे नहीं पढ़ना, ये जो स्पेशली 5 फील्ड है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जी के, अगर कोई स्टूडेंट इन सबको भी प्रिपेयर करना चाहता है तो 15 डेज का स्लॉट बना लीजिए। 5 फील्ड हमने डिवाइड कर ली, तो आपके 75 डेज जो अभी पेंडिंग है एग्जाम के अप्रोक्सीमेटली, उनमें आपने ना रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जी के लिए 15 डेज का अपने स्लॉट बनाना है। अब किसको प्रेफरेंस देनी है या किसको लास्ट में करना है, वो आपका इंडिविजुअल लेवल पे पोटेंशियल है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। साइकोलॉजी के लिए मैंने बता दिया 4 डेज इन ए वीक, या अल्टरनेट डेज पे आप इसको पढ़ सकते हो। फिजिक्स आपको रेगुलर पढ़नी पड़ेगी। होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। एवरेज मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स टू बी स्कोर्ड इन ईच सेक्शन। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, 150 मार्क्स का आपका ना टोटल एग्जाम है। 150 का अगर आप ना 60% निकालते हो, 60% ऑफ 150, 90, ये आपका ना क्वालिफाई मार्क्स है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भी हर स्टूडेंट ना एटलीस्ट ना 90+ नंबर की अप्रोच रखे। वैसे तो अप्रोच आपकी 100 के लिए रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जैक्टली 90 की तैयारी करके 90 आने की श्योरिटी कौन देगा, समझ रहे हो। आपको 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे, अब आपके पास है ना साइकोलॉजी 30 मार्क्स की है, मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूं। अगर आप इसका ना, ये आपके पास टोटल, और यहां पे मैं उसका लिख रहा हूं 60%। पहले ये स्ट्रेटेजी देखते हैं। ये सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के ना 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उसका 60% करते हो 18। उसके बाद मैं हिंदी की बात करता हूँ, 15 आते हैं। अगर आप इसका 18 करोगे 9 आ जाएगा। इंग्लिश के 15 आते हैं, ये भी 9 आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास रीजनिंग, इसका आप 60 करोगे 6, एप्टीट्यूड का भी 60 करोगे 6, हरियाणा जी का भी 60 करोगे 6,
फाइनली आपके पास है सब्जेक्ट फिजिक्स, वो आपके पास 60 मार्क्स का है, उसका भी 60% आप करोगे तो आएगा 36। अब आप इन नंबर को जब ऐड करते हो 18 9 9 6 6 6 और ये 36, ये आपके पास जो टोटल बनता है ये आपके पास बनता है 90 मार्क्स। ये तो क्या है, अब यहाँ पे दो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, एक तो होता है एवरेज मार्क्स, एक होता है एक्सपेक्टेड मार्क्स। ये तो एक ना स्टैंडर्ड स्केल मैंने आपको बताया है कि अगर आप ना 150 का 60% करते हो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिस्से में ना कितना स्कोर आता है जो आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है। लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, ये उस केस में मैंने आपको बताया है, तो ये एटलीस्ट स्कोर बनता है। जैसे फिजिक्स के हिस्से में भी 36 आया, अब क्या पता आपके ना साइकोलॉजी में ही आपके 24 स्कोर बन जाए। तो ये तो था एक ना परसेंटेज के उस पे। अब देखिए जरा, अब यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड एवरेज मार्क्स और एक्सपेक्टेड मार्क्स। एवरेज मार्क्स और एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पे आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले मैं एवरेज मार्क्स की बात करता हूं। साइकोलॉजी के लिए अगर मैं लिखूं, साइकोलॉजी के बाद हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस जीके के लिए मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, और फिर फाइनली फिजिक्स के लिए। एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होने चाहिए, किस रेंज में होने चाहिए? साइकोलॉजी में आपका जो स्कोर है, अगर मैं यहां पे लिखूं मिनिमम और यहां पे लिखता हूं मैक्सिमम, ट्वेंटी टू से लेके 24, ये एक रेंज हो गई यहां पे। हिंदी और इंग्लिश में कंबाइंडली अगर आप बात करते हो, हिंदी और इंग्लिश में अगर आप कंबाइंडली बात करो, यहां पे एक एवरेज रेंज की, ये बनेगा 16 टू 20, दोनों के हिस्से में अगर 8 मार्क्स की आप स्ट्रेटेजी लिखते हो। अच्छा, इस सेक्शन में मैं आपको एक ऐसी रेंज बताता हूं 22 से लेके 22, एट लीस्ट, ये ना एट लीस्ट लिख लेना इसके आगे। इसमें आपका इतना स्कोर आना ही आना चाहिए, स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ना रीजनिंग और एप्टीट्यूड 20 नंबर के आते हैं, उसमें से आप ना अगर मेहनत करोगे अच्छे से तो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 18 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो, और 4 to 5 क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हो हरियाणा जीके में। सो ओवरऑल 20 मार्क्स तो यहाँ पे एटलीस्ट होने ही होने चाहिए, और तभी मैंने ना साइकोलॉजी की भी लिमिट ना 22 पे फिक्स किया है। मिनिमम इतने तो आने ही आने चाहिए अगर आप एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब हमारे बात आती है फिजिक्स पे। फिजिक्स में एटलीस्ट के लिए मान लीजिए 32 से लेके एक ना 36 की रेंज हम लिखें, वैसे तो हमारी अप्रोच रहेगी कि भी 40 तक जाने की। सो इस बेसिस पे अगर आप ना यहाँ पे अगर आप मिनिमम स्कोर देखोगे एटलीस्ट, तो ये आपका बनेगा 92 से लेके, और ये आपका बनेगा ये 100 को क्रॉस कर जाएगा। सो ये एक स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी के लिए आपको एफर्ट करने हैं कि कैसे आप इतने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में। अब इसमें आप ये भी हो सकता है कि आप ना एक लैंग्वेज को अच्छे से तैयार कर लो जिसमें आप ना 15 में से ही 11 to 12 क्वेश्चन स्कोर कर सको, और बाकी में मान लीजिए कि आपको एवरेज बेसिस पे या फिर हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ना 3 या 4 मार्क्स का बेनिफिट मिल सके। रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये तो मस्ट है, साइकोलॉजी का ये मस्ट है, फिजिक्स में ये मस्ट है। जो मैंने आपको कंटेंट बताया है, जो मैंडेटरी फील्ड बताई हैं, उनके बेसिस पे आप ना 32 को क्रॉस कर सकते हो अगर आप उनको प्रॉपर टाइम दोगे, फिजिक्स को डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स इन्वेस्ट करोगे। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। टाइम मैनेजमेंट, हाउ मच टाइम इज गिवन टू ईच सेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिनिमम टाइम। अब इसमें साइकोलॉजी, हिंदी प्लस इंग्लिश, उसके बाद है रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस जीके, और फाइनली
फिजिक्स। और मैं ये इसमें मान के चल रहा हूँ कि आप ना साइकोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हो। साइकोलॉजी को अगर आप बात करो, आपने ट्राई करना है 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने का। 20 मिनट्स में आपने ना कंप्लीट करने का। हिंदी और इंग्लिश को भी आपने करना है 20 मिनट्स में कंप्लीट। ये आपको करना है 30 मिनट्स में, यानी कि हाफ ऑफ आवर में, क्योंकि बेसिकली रीजनिंग एप्टीट्यूड के आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। अब रेस्ट आपके पास ना टोटल जो टाइम की एग्जाम है वो है 2.5 आवर, यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट में से आपकी 70 मिनट इन्वेस्ट हो गए, तो फिजिक्स के लिए आपके पास है ना एटलीस्ट 80 मिनट पेंडिंग अब। और मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि ये नंबर ना वेरी कर सकते हैं, कि सब में ना 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकती हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो लास्ट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम की, आपने रेगुलर ना वीकली बेसिस पे जब तक आपका एग्जाम होता है, लास्ट के 6 ईयर के एग्जाम को सोल्व करना है। एक जैसे आप अलार्म लगाते हो टाइम फिक्स करके, आप इसको सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, आप कंप्लीट पेपर को भी अटेम्प्ट करके दे सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो आप एग्जाम के प्रेशर को ना उस टाइम झेल नहीं पाओगे। आप क्या होता है कि उस प्रेशर को आप ना पहले ही फील कर लीजिए, पहले ही अपने लिए वो माहौल बना लीजिए कि भी आप ना एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हो और आपके पास टाइम है, आपने वो टाइम फिक्स कर लिया और आपने अपनी ना स्पीड मेंटेन करनी है ताकि आप ना ये टाइम लिमिट अचीव कर पाओ एटलीस्ट। फिजिक्स में अगर आपके पास 80 मिनट्स है ना, तो आपको ना फिजिक्स में 40+ स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें आप ना एनफ टाइम दे पाओगे। टाइम मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। एस्टेट स्टूडेंट का क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। स्टूडेंट के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, कंसेप्ट की कोई कमी नहीं है, वो प्रैक्टिस इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे कंप्लीट पेपर को सोल्व करके नहीं देख रहे। अब हर वीकली बेसिस पे आपने, या जैसे नेक्स्ट मंथ से एवरी वीक आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं टाइम फिक्स करके, और अपनी ना स्पीड बढ़ानी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, और आपने इस टाइम पीरियड को अचीव करना है, तभी आप एस्टेट क्वालिफाई कर पाओगे। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा और ये जो हमने स्ट्रेटेजी बताई है ये आपको समझ में आई होगी। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े पेशेंस के साथ ये जो आज हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस किया उसको सुना है, और मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये बनाई है। आपने ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है और इसके बेसिस पे आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, एग्ज़ाम की एनालिसिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने, जैसे जो भी आपका कंसेप्ट कवर होता है ना फिजिक्स में कंप्लीट होता है, तुरंत आपने लास्ट के 6 ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ना अपने नॉलेज और एग्जाम की डिमांड के बीच का गैप पता चले। गैप पता करना बहुत ज़रूरी है। वीकली बेसिस पे आपने एक क्वेश्चन सोल्व करना है, कंप्लीट क्वेश्चन 150 मिनट का टाइम सेट करने के बाद, ताकि आप अपने सब्जेक्ट में टाइम मैनेज कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया तो आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट का रहता है वो रहता है 82 से लेके 85 तक। मार्जिन यही रहता है, किसी का 5 नंबर से रह गया स्टड, किसी का 7 नंबर से रह गया। 80+ तो सभी स्कोर कर ही रहे हैं, इवन की 75 एक मान सकते हो आपने, जैसे एवरेज स्कोर रहता ही रहता है बच्चों का, जिसने ठीक ठाक मेहनत कर रखी है। सो होप आपको आज का जो हमारा कंटेंट है वो समझ में आया होगा। और मैं दोबारा फिर वो कोट दोहराना चाहता हूँ कि आप अगर हर बार वही काम कर रहे हो जो आप पहले करते आए हो, तो इस बार भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले मिलता आया है। इस वजह से इस बार आपने कुछ अलग करना है, कुछ नया ट्राई करना है, अपनी अप्रोच सब्जेक्ट के लिए चेंज करनी है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आइंस्टाइन से किसी ने सवाल किया था कि आप ना जैसे जो सॉल्यूशन निकालते हो प्रॉब्लम्स का, न्यूमेरिकल्स का, वो कैसे निकालते हो? उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं एक क्वेश्चन के साथ ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। सो टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टाइम इज़ प्रीसियस, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वैल्यूएबल, सो वेस्ट इट वाइजली, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ना। अपने टाइम को प्रॉपर इन्वेस्ट कीजिए, अभी आपके पास एनफ टाइम है क्वालिफाई करने का। और आप हमारा, अगर आपको हमारा यूट्यूब पे कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप पीजीटी फिजिक्स का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसको
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। इस मंथ के एंड तक उस पर 20% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और बड़ी मेहनत के साथ मैंने वो तैयार किया हुआ है। मतलब कि अगर आपने उस कोर्स से जो आप गेन करोगे वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, और एस्टेट के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।